सुंदर जीवन इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं, जिंगोरा ग्रह का आतंक। रात्रि के 2 बजे थे। सारा शहर नींद की गोद में समाया हुआ था। थोड़ी थोड़ी देर बाद इक्के दुक्के कुत्तों के रोने की आवाज़ ही सुनाई पड़ती थी। कुल मिलाकर वातावरण इतना भयानक हो रहा था कि चोर डाकू भी अगर बाहर निकले तो उनकी आत्मा कांप उठे। तभी घर्र की आवाज़ करते हुए एक बहुत बड़ा गोलाकार यान सा शहर से दूर ऊंची ऊंची घास के मैदान में उतरा। उसके नीचे उतरते ही मैदान में दूर दूर तक घास गायब हो गई। मैदान का काफ़ी बड़ा भाग करीब 2 मीटर अंदर धंस गया। यान पर चारों ओर सैकड़ों लाल पीले नीले हरे बल्ब टिमटिमा रहे थे। अभी भी इसमें से इतनी आवाज़ आ रही थी कि किसी भी व्यक्ति को बहरा कर देने के लिए काफ़ी थी। ऐसा लगता था मानो दूसरी दुनिया का कोई दूत अपना यान लेकर धरती पर अवतरित हुआ हो। कुछ देर बाद उस यान में से आवाज़ आनी बंद हो गई, पर उस पर लगे अनगिनत बल्ब अभी भी टिमटिमा रहे थे। तभी झटके के साथ यान का दरवाज़ा खुला और उसमें से 2 विशालकाय साए बाहर निकले। उनके हाथों में छोटे छोटे यंत्र थे। दोनों ने आंखों के इशारे से आपस में कुछ बातचीत की। उसमें से एक साया कुछ आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाकर उसने यंत्र का लाल बटन दबाया। उस बटन के दबते ही शहर के बीच स्थित हवाई अड्डे की धज्जियां उड़ गईं। हवाई अड्डे पर खड़े विमानों के भी परखच्चे उड़ गए। फिर दोनों साए शांतिपूर्वक अपने यान में लौट गए। थोड़ी देर बाद यानी घर्र घर्र की आवाज़ करता हुआ यान उड़ा और देखते ही देखते आकाश की ऊंचाइयों में विलीन हो गया। इतना बड़ा धमाका सुनकर सारा शहर हड़बड़ाकर उठ बैठा। हवाई अड्डे के उड़ने की खबर आग की तरह फैल गई। यह कोई पहला हादसा नहीं था। इससे पहले भी इस शहर में 4 बड़ी बड़ी इमारतें इसी तरह उड़ा दी गई थीं। अब तो आम जनता यहाँ रहने से भी कतराने लगी थी। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इन सब के पीछे किसका हाथ हो सकता है। बार बार अनेक सरकारी अधिकारियों और जासूसों की बैठकें हुईं, मगर कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा था। कुछ अधिकारियों का मत था कि कोई दुश्मन देश हमारे देश को कमज़ोर बनाने के लिए यह सब कर रहा है, परंतु कुछ कहते थे कि किसी भी देश के पास इतने आधुनिक हथियार नहीं हो सकते, अतः अवश्य ही यह किसी दूसरे ग्रह के प्राणियों का काम है। अगले दिन समाचार पत्रों में सारी खबर विस्तार पूर्वक छपी थी। सारे शहर में हर व्यक्ति की जुबान पर एक ही बात थी। हर कोई उस अज्ञात यान के विषय में ही बात कर रहा था। जानता कोई भी नहीं था, परंतु हर कोई जानने को इच्छुक था। जासूसी संस्था के सदस्यों ने भी अपनी एक सभा का आयोजन किया। उनकी मीटिंग में कुछ विशेष जासूसों को ही आमंत्रित किया गया था। काफ़ी देर तक सोच विचार करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अवश्य यह काम किसी अन्य ग्रह के प्राणियों का है। पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति या देश के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो इतना बड़ा विध्वंसकारी कदम उठा सकते हैं। सरकार तो करेगी सो करेगी, पर हमें भी अपनी ओर से कुछ न कुछ तो करना ही होगा। आखिर हम भी तो देश के नागरिक हैं। इंद्रजीत ने कहा तो सब सोचने लगे थे। इंद्रजीत उस संस्था का मुखिया था। उनके अतिरिक्त कर्नल सिंघा, मेजर राव और कैप्टन सुनीता भी उस संस्था के सक्रिय सदस्य थे। इसलिए अज्ञात आतंककारियों को पकड़ने के मिशन पर जाने के लिए इन चारों का ही नाम सुझाया गया। इन चारों को उस ग्रह की खोज करनी थी जहाँ के प्राणी हमारी धरती पर दहशत फैला रहे थे। इस मिशन के कमांडर कर्नल इंद्रजीत थे। हालांकि यह एक अंधी खोज थी, क्योंकि उनके पास उस ग्रह के बारे में कोई भी सुराग नहीं था। फिर भी उन चारों के हौसले बुलंद थे। चारों ने मिलकर एक अलग से एक मीटिंग में यह निर्णय लिया कि अगले ही दिन वह उस अज्ञात ग्रह की खोज की आगे की रणनीति बनाने के लिए कर्नल इंद्रजीत के घर मिलेंगे। चारों चाय की चुस्कियां लेते हुए बातें करते रहे। उधर उनके देश की वायुसेना उन चारों के लिए रॉकेट तैयार करने में लगी हुई थी। किसी को नहीं पता था कि कहाँ जाना है, अतः जितना हो सकता था उतना ईंधन रॉकेट में भर दिया गया था। ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ज़रूरत की अन्य वस्तुएं भी रॉकेट में उपलब्ध करा दी गई थी। कुल मिलाकर वायुसेना ने अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी थी।
अब कर्नल इंद्रजीत और उनके साथियों का अभियान आरंभ होने में 3 दिन ही शेष थे। रात घिर आई थी। कर्नल इंद्रजीत अपने घर की खिड़की के पास बैठे कुछ सोच रहे थे। तभी उन्होंने घर घर की आवाज़ सुनी। फिर उन्हें शहर से कुछ दूर भी रोशनी भी दिखाई दी। उन्होंने जल्दी से अपना रिवॉल्वर निकाला और मोटरसाइकिल पर सवार होकर उस रोशनी की ओर बढ़ गए। जैसे जैसे वो पास पहुंचते जा रहे थे, वैसे वैसे घर घर की आवाज़ तेज होती जा रही थी। कुछ ही देर बाद वो शहर के बाहर पहुंच गए। उन्होंने यह गोल यान से एक विशालकाय साये को उतरते देखा। उसके हाथ में वही यंत्र था। कर्नल इंद्रजीत ने आओ देखा न ताओ उस साये के हाथ पर गोली चला दी। उसके हाथ से वह यंत्र छूट गया। वह जल्दी से अपने यान की ओर पलटा। इससे पहले कि कर्नल इंद्रजीत कुछ कर पाते, यान उस साये को लेकर उड़ चला। कर्नल इंद्रजीत आगे बढ़े और उस यंत्र को उठा लिया। यह यंत्र एक रिमोट था। पता नहीं आज किसकी मौत लिखी थी। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो एक और हादसा हो चुका होता, कर्नल इंद्रजीत ने सोचा। खैर जो भी हो, उन्होंने उस गोल यान को अपनी आंखों से देख लिया था। उनका एक रिमोट भी कर्नल के हाथ में आ गया था। अगले दिन कर्नल इंद्रजीत ने यह बात अपने बाकी साथियों को बताई। उनसे इस बात को गुप्त रखने को कहा। स्वयं प्रधानमंत्री ने उनके सफल होकर लौटने की कामना की। वे चारों अत्याधुनिक साधनों से लैस रॉकेट में सवार हो गए थे। इस रॉकेट की गति बिजली की गति से कुछ ही कम थी, अतः यह रॉकेट कई हजार किलोमीटर एक पल में नाप सकता था। रॉकेट में खाना भी पर्याप्त मात्रा में था। इसी के साथ रॉकेट आग बरसाता हुआ आकाश की ओर उठ गया। कुछ ही सेकंड में वह धरतीवासियों की आंखों से ओझल हो गया। कुछ ही समय में रॉकेट धरती के वायुमंडल से बाहर निकल गया। अब चारों ओर अंतहीन अंतरिक्ष था। रॉकेट अंतरिक्ष को चीरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। चारों सदस्य आगे की रणनीति बनाने में व्यस्त थे। कर्नल इंद्रजीत बोले, हमें जिस ग्रह की खोज है उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, अतः जो भी ग्रह बीच में आए, हमें अपना रॉकेट उस पर उतार कर अपने देश के दुश्मनों को खोजना होगा। तभी मेजर राव बोल उठे, सर, जैसा कि आपने बताया कि आपका उन देश के दुश्मनों से एक बार सामना हो चुका है और आपके पास उनकी एक अमानत भी है। हाँ, वह एक रिमोट है, लेकिन उससे यह कैसे पता चलेगा कि वह किस ग्रह के वासी हैं? मैंने तो उस साये को अच्छी तरह देखा भी नहीं था। कर्नल इंद्रजीत ने कहा, आप यह रिमोट तो दिखाइए। कर्नल सिन्हा और कैप्टन सुनीता लगभग एक साथ बोल पड़े। फिर सब उस रिमोट को उलट पलट कर देखने लगे। तभी कैप्टन सुनीता खुशी से उछल पड़ी। सर, इस पर विचित्र भाषा में कुछ लिखा हुआ है। हो सकता है यह उस ग्रह का नाम ही हो जिसके वासी इस पृथ्वी पर छोड़ गए थे, कैप्टन सुनीता ने कहा। लेकिन हम इस भाषा को समझेंगे कैसे? मेजर राव ने शंका प्रकट। इसका इलाज मेरे पास है। हमारे रॉकेट में मैंने यह भाषा अनुवादक कंप्यूटर रखवा लिया था। इससे इस भाषा का हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं, कर्नल सिन्हा ने सुझाव दिया। यह कहकर कर्नल सिन्हा ने यह भाषा अनुवादक यंत्र रिमोट पर उस जगह रख दिया जहां पर वह विचित्र भाषा लिखी हुई थी। उन्होंने देखा कि एक बड़ा ही विचित्र सा नाम लिखा हुआ था। यह नाम था जिंगोरा। अतः यह स्पष्ट था कि जिंगोरा ग्रह के वासी पृथ्वी पर आतंक मचाना चाहते थे। मगर क्यों? इस प्रश्न का उत्तर चारों में से कोई भी नहीं समझ पा रहा था। हो सकता है कि जिंगोरा ग्रह का राजा पृथ्वी का भी राजा बनना चाहता हो, कैप्टन सुनीता ने कहा। कर्नल इंद्रजीत गरज पड़े, हम जीते जी तो क्या, मर भी जाए तो भी अपनी पृथ्वी पर आँच नहीं आने देंगे। और फिर चारों ने शपथ ली कि वह जिंगोरा ग्रह के राजा का सफाया करके ही दम लेंगे, भले ही इस मिशन में उनकी जान ही क्यों न चली जाए। अब चारों को थकान होने लगी थी। कई घंटे से वो काफ़ी व्यस्त थे, अतः यह तय हुआ कि मेजर राव के अलावा सब कुछ समय सो लेंगे। फिर कर्नल इंद्रजीत, कर्नल सिन्हा और कैप्टन सुनीता अपने अपने शयन कक्ष में चले गए। मेजर राव रॉकेट की दिशा नियंत्रित कर रहे थे। बीच बीच में वे ट्रांसमीटर के द्वारा पृथ्वी से भी संपर्क स्थापित कर लेते थे। उनका रॉकेट अब पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर आ चुका था। उन्हें कई दिन हो गए थे अंतरिक्ष में घूमते हुए, मगर किसी ऐसे ग्रह का नामो निशान तक न मिल सका था जहां ऑक्सीजन हो और किसी भी प्रकार के प्राणी होने का प्रमाण मिल पाया हो।
अचानक मेजर राव की निगाहें रॉकेट में लगे ईंधन के मीटर पर पड़ी तो उनके माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। उन्होंने अनुमान लगाया कि रॉकेट अब ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, अतः कहीं आसपास ही उतारना पड़ेगा। उन्होंने रॉकेट का टीवी स्क्रीन चालू किया और आसपास किसी ग्रह का तलाश करने लगे जिस पर रॉकेट को उतारा जाए। कुछ ही देर बाद उन्हें एक छोटा सा ग्रह नजर आया। मेजर राव ने तय किया कि वो रॉकेट वहीं उतारेंगे। फिर उन्होंने कुछ लाल और हरे बटन दबाए। रॉकेट धीरे धीरे उस ग्रह की ओर बढ़ने लगा। रॉकेट के उतरते ही बाकी तीनों की नींद खुल गई। कर्नल इंद्रजीत बोले, मेजर, रॉकेट को यहाँ क्यों उतार दिया? क्या यही जिंगोरा ग्रह है? नहीं कर्नल, रॉकेट में ईंधन समाप्त हो गया था। अगर मैं इसे यहाँ न उतारता तो हमारे रॉकेट के अंतरिक्ष में खो जाने का डर था। वो सब कुछ देर अपनी रॉकेट में ही बैठे रहे। जब उन्होंने देखा कि आसपास कोई नहीं है तब सब अपने हथियारों से लैस होकर बाहर निकले। सबके हाथों में रिवाल्वर थे जिससे वो कोई भी अचानक हमला होने पर अपना बचाव कर सके। उन्होंने देखा कि उस ग्रह की मिट्टी का रंग लाल है। ऐसा लगता है मानो वहाँ की मिट्टी किसी के रक्त से सींची गई हो। साथ ही धरती कहीं से भी सूखी हुई नहीं थी, परंतु दूर दूर तक कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था। यह उन चारों के लिए बड़े ही आश्चर्य की बात थी। तभी उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्हें सांस लेने में बड़ी कठिनाई हो रही है। जल्दी से रॉकेट में से ऑक्सीजन किट ले आओ। इस ग्रह पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम लगती है, कर्नल इंद्रजीत ने आदेश दिया। कुछ ही देर में उन सबके कंधों पर ऑक्सीजन किट लटके हुए थे। अब वो आसानी से अपना काम कर सकते थे। कैप्टन सुनीता बोली, सर, हमें इस ग्रह पर यह पता करना है कि कहीं से ईंधन का इंतज़ाम हो सकता है कि नहीं। मगर यहाँ तो दूर दूर तक कोई जीव दिखाई नहीं देता। इस तरह तो हम अपने मिशन में कभी सफल ही नहीं हो पाएंगे, बल्कि हम पृथ्वी पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। हिम्मत न हारो कैप्टन सुनीता, यहाँ पर वायुमंडल में थोड़ी ऑक्सीजन है, अतः यहाँ पर कोई न कोई जीव तो होंगे ही। हमें और आगे चलना होगा, उन्हें तलाशना होगा, कर्नल इंद्रजीत ने कहा। उनके इस कथन से मिशन के सब सदस्यों में कुछ जान आई। वो आगे बढ़ते जा रहे थे मगर उन्हें समतल मैदान के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। कर्नल इंद्रजीत ने अपनी घड़ी की ओर देखा तो पाया कि वो लगभग 5 घंटे चल चुके थे। तभी मेजर राव खुशी से चीख पड़े। उन्हें जमीन में गड़ा एक पत्थर मिला जिस पर विचित्र भाषा में कुछ लिखा था। मेजर ने उस पर भाषा अनुवादक लगाया तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। कर्नल, इस पत्थर पर लिखा है जिंगोरा शहर 20 किलोमीटर। इसका मतलब है कि संयोग से हम ठीक ग्रह पर ही उतरे हैं। लगता है हमारा आधा मिशन तो सफल हो गया। अब हमें यहाँ के राजा की खबर लेनी है, मेजर राव बोले। मगर यह इतना आसान नहीं है। हम इनकी शक्ति से परिचित ही हैं। हमें शक्ति से कम और अक्ल से ज़्यादा काम लेना होगा, तभी हम जिंगोरा वासियों पर विजय पा सकते हैं। हमें अभी तो अपने यान में लौट जाना चाहिए। आज रात हम अपने आगे की रणनीति तय कर लें, कल हम उस पर अमल करेंगे, कर्नल इंद्रजीत ने उत्तर दिया। फिर वो सब अपने यान की ओर हो लिए। यान में पहुंचकर कर्नल इंद्रजीत मेजर राव से बोले, मेजर, तुम कुछ घंटे आराम कर लो। जब से हम पृथ्वी से चले हैं तुम जरा भी नहीं सोए। हम सारी रणनीति तुम्हें बाद में समझा देंगे। मेजर राव अपने शयन कक्ष में चले गए। बाकी तीनों भावी रणनीति बनाने में जुट गए। सर, मेरे ख्याल से हमें किसी जिंगोरावासी को अपनी ओर मिलाकर जिंगोरा ग्रह की सारी जानकारी लेनी चाहिए, परंतु अभी तक हमें किसी भी जिंगोरावासी के दर्शन नहीं हुए हैं। इसके लिए हमें कल जिंगोरा शहर जाना होगा। कैप्टन सुनीता ने अपना प्रस्ताव रखा।